हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग दो या दो से अधिक भिन्नों को जोड़ने या घटाने की एक सरल और बेहतर विधि को समझने का प्रयास करेंगे। जब दो भिन्नों के बीच जोड़ का या धन का या प्लस का, जो भी आप कहते हो, का निशान या चिन्ह होता है, तब वह भिन्नों का जोड़, योग या एडिशन कहलाता है। इसी प्रकार जब दो भिन्नों के बीच घटाने या ऋण या माइनस का चिन्ह होता है, तब वह भिन्नों का घटाव या घटाना या सब्ट्रैक्शन या अंतर ज्ञात करना कहलाता है। जिस प्रकार हम दो भिन्नों को जोड़ते या घटाते हैं, उसी प्रकार हम दो या दो से अधिक भिन्नों को भी जोड़ते या घटाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर दो भिन्नों को जोड़ना ही सीखेंगे। भिन्नों के जोड़ या घटाने के शेष या अन्य प्रश्न भी आप ठीक इसी प्रकार हल कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ दो भिन्नों को जोड़ते हुए सीखेंगे। भिन्नों के जोड़ के हल में पहला चरण प्रश्न में भिन्न जिस रूप में है उसे उसी रूप में लिख देना होता है। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, हमारे सामने दो भिन्न ने 3/10 और 5/8 लिखी है और उनके बीच जोड़ या धन या प्लस का चिन्ह है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यह दो भिन्नों 3/10 और 5/8 का जोड़ है। इसके पश्चात हल का दूसरा चरण या दूसरा स्टेप लिखने से पहले हम उसे लिखने का तरीका, विधि या मेथड को समझने का प्रयास करेंगे, जिसे मैंने लिखकर समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दूसरा स्टेप लिखने का तरीका समझाया गया है। इसे अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले बराबर का चिन्ह लिखा या लगाया गया है और इसके पश्चात बराबर के चिन्ह के ठीक सामने पटे की लाइन बड़ी सी एक खींच दी गई है या बनाई गई है। इसके नीचे दोनों भिन्नों के हरों का लासा या एलसीएम लिख दिया गया है और अंश में पहली भिन्न गुणे दोनों भिन्नों के हरों का एलसीएम या लासा लिखा गया है। उसके बाद दोनों भिन्नों के बीच जो भी चिन्ह होता है वह यहाँ पर लिखा या लगाया जाता है। तो हमारे प्रश्न में दोनों भिन्नों के बीच धन चिन्ह है,
या प्लस है, इसीलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह लिखा या लगाया गया है। इसके पश्चात हमें दूसरी भिन्न लिखनी होती है और गुणे में दोनों भिन्नों के हरों का एलसीएम या लासा लिखना होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों भिन्नों के हरों का एलसीएम बार बार आ रहा है और हमें दोनों भिन्नों के हरों का एलसीएम ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में हमें एलसीएम ज्ञात करना संख्याओं का अवश्य आना चाहिए। यदि आता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं आता है तो भी हम यहाँ पर जो हमारे दोनों भिन्ने हैं उनके हर आपको पता है कि 10 और 8 हैं। आप देख रहे हैं पहले भिन्न का हर 10 है, दूसरे भिन्न का हर 8 है। तो हम 10 और 8 का लासा ज्ञात करना भी सीखेंगे। जिन बच्चों को लासा या लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम ज्ञात करना नहीं आता है वे सीख सकते हैं। जैसे दो संख्याओं का या दो हरों का एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक उसी प्रकार दो से अधिक संख्याओं का भी एलसीएम हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे 10 और 8 का, जो कि हमारी दी गई भिन्नों के हर हैं। इसे ज्ञात करने के लिए मैंने सबसे पहले एलसीएम का यहाँ पर पहले तो ये समझाने का प्रयास किया कि जब हम बोलते हैं हरों या संख्याओं 10 व 8 का एलसीएम या लासा, तो उसे छोटे रूप में इस तरह से भी लिखा जाता है। एलसीएम लिख दें या लासा लिख दें और ब्रैकेट में 10,8 लिख दें। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर हमें संख्याओं 10 और 8 का एलसीएम या लासा ज्ञात करना है। अब दूसरी बात ये होती है कि अक्सर बच्चों को एलसीएम और लासा का पूरा नाम पता नहीं होता है, और यदि पता भी होता है तो वो त्रुटिपूर्ण होता है। तो उसे भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लासा का हिंदी में जो पूरा नाम है वो लघुत्तम समापवर्त्य होता है। अब इससे ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं जानेंगे, हम लासा ज्ञात करना सीखेंगे। 10 और 8 का लासा ज्ञात करना है हमको। तो 10 और 8 का लासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं जिनका हमें लासा ज्ञात करना होता है हम उन्हें इस प्रकार कॉमा लगा के लिख लेते हैं और साथ में दो ऐसी रेखाएं खींच लेते हैं जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि इसके बाद जिस छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से इन दोनों ही संख्याओं में भाग चला जाता है, या जिस छोटी से छोटी संख्या से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, हम उस छोटी से छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपको पता होगा। यहाँ वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर एक से विभाजित होती हैं। केवल दो ही संख्याओं से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये आपको पता होगा। इसलिए हम सबसे पहले 2 से ही भाग करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, और देखते हैं यदि किसी भी एक संख्या में 2 का भाग जा रहा होता है तो हम यहाँ पर बाईं ओर 2 लिख देते हैं और फिर 2 से संख्याओं में भाग करना शुरू कर देते हैं। यदि दोनों में भाग जा रहा है तो दोनों संख्याओं में भाग करते हैं। यदि एक संख्या में भाग जाता है तो एक ही संख्या में भाग करते हैं, और भाग करने के पश्चात जो भागफल आता है उसे उसी संख्या के नीचे लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 से यदि हम पहली संख्या 10 में भाग करेंगे तो भागफल 2 पंचे 10 अर्थात 5 आएगा,
और जब दूसरी संख्या में भाग करेंगे तो दूसरी संख्या अर्थात 8 में भाग करेंगे 2 से, तो 2 चौको 8 अर्थात भागफल 4 आएगा। तो हम जिस संख्या का जो भागफल होगा उसी संख्या के नीचे हम उस भागफल को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है 10 के नीचे 5, क्योंकि भागफल 2 से जब भाग किया जाता है 10 में तो 5 भागफल आता है, इसलिए 10 के नीचे 5 लिखा गया है। इसी प्रकार 2 से जब 8 में भाग किया जाता है तो भागफल 4 आता है, इसलिए 8 के नीचे 4 लिखा गया। ठीक इसी प्रकार हम आगे करते चले जाते हैं। और यहाँ पर देखिए फिर 2 से भाग किया गया है, लेकिन हम जानते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली संख्या 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, इसके बावजूद 2 से भाग किया जा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है, यदि एक भी संख्या में भाग जाता है तो हम भाग करते जाते हैं, तब तक भाग करते हैं जब तक कि किसी न किसी संख्या में भाग जाता रहता है, तब तक हम भाग करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 में भाग जा रहा है, इसलिए हम 2 से भाग करेंगे। 5 में नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब 5 में भाग करते हैं तो 5 में 2 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम 5 के नीचे 5 ही लिख देंगे। और फिर 2 से हम 4 में भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, भागफल 2 आता है। तो 4 के नीचे जो भागफल आया है 2, उसको लिख दिया गया है यहाँ पर। ऐसे ही आपको लिखते जाना है। फिर इसके बाद फिर 2 से भाग करने का यहाँ भाग करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि ये संख्या 2 जो है दूसरी वाली, वो उसमें 2 का भाग जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 से भाग कर रहे हैं। तो 2 से फिर जब भाग करेंगे तो 5 में फिर भाग नहीं जाएगा, तो हम 5 के नीचे 5 ही लिख देंगे। और 2 से 2 में जब भाग करेंगे तो 2 एक कम 2 होता है, अर्थात भागफल 1 आता है, उसे 2 के नीचे लिख दिया गया है, अर्थात 2 के नीचे 1 को लिख दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं जो बची हुई हैं वो 5 और 1 हैं, और 5 और 1 में से कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए हम 2 से अब भाग करना बंद कर देते हैं। अब हम दूसरी कोई अभाज्य संख्या चुनते हैं, जिससे इन दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या किसी भी संख्या में भाग जा रहा हो या दोनों में भाग जा रहा हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी जो अभाज्य संख्या है वो 5 है, जिससे इस 5 में भाग जा रहा है, पहली संख्या में भाग जा रहा है, इसलिए हम 5 से 5 में भाग करेंगे तो 5 एकम 5, जो भागफल आया उसे 5 के नीचे 1 के रूप में हमने लिख दिया। और दूसरी संख्या 1 में 5 का भाग नहीं जाता है, इसलिए हम 1 को वैसे का वैसा ही उतार लेते हैं, 1 को हम वैसे का वैसा ही उतार लेते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब संख्याओं के नीचे 1 और 1 केवल एक ही शेष रह जाता है, तब हम भाग की क्रिया को बंद कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। इसके पश्चात जब 1 1 नीचे आ जाता है संख्याओं के रूप में प्रत्येक संख्या के नीचे, तब हम देखते हैं कि बाईं ओर जिन अभाज्य संख्याओं से हमने भाग किया है वे कौन कौन सी हैं और कितनी बार आ रही हैं। उन्हें हम वैसे ही उतनी ही बार लिख लेते हैं जितनी बार वे आ रही होती हैं, और उनके बीच गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसे हमने यहाँ पे देखिए लिखा है अतः, या इसलिए अभीष्ट लासा। अभीष्ट लासा का मतलब जो हम चाहते थे 10 और 8 का लासा ज्ञात करना या एलसीएम ज्ञात करना, वो। और फिर बराबर 2 देखिए यहाँ पर 3 बार आ रहा था तो हमने 2 को 3 बार लिखा है, 5 1 बार आ रहा था तो 5 को 1 बार लिखा है, और इसके बाद हमने बीच में गुणे का चिन्ह लगा दिया है। इस प्रकार इन सभी संख्याओं को गुणा करने के बाद जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वही हमारा अभीष्ट एलसीएम होगा या लासा होगा। और इस प्रकार जब गुणा करते हैं तब भी ध्यान रखना है कि 2 2 संख्याओं का हम गुणा करते हैं, तो यहाँ 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 के बाद 2 और ये गुणे 5 रह जाएगा, तो हमने उसे यहाँ पर लिखा है 4 गुणे 2 गुणे 5 ऐसे करके लिखा है। जिन बच्चों को नहीं आता है उनके हिसाब से थोड़ा मैंने सरल बनाने का प्रयास किया है, इसलिए ऐसा लिखा है, नहीं तो आप सीधे गुणा कर सकते हैं एक ही बार में। तो यहाँ पर 4 और 2 की गुणा होगी तो 4 दूनी 8 आएगा, और 5 ऐसे का ऐसे ही उतर आएगा। फिर 8 और 5 की गुणा होगी तो 8 पंचे 40। तो हमने इस प्रकार यहाँ पर देख लिया कि 10 और 8 जो हर थे दोनों भिन्नों के, उनका एलसीएम हमें 40 के रूप में प्राप्त हो गया। तो ये जब भिन्नों का जोड़ हम ज्ञात कर रहे होते हैं या भिन्नों का जोड़ निकाल रहे होते हैं, तो उस समय
पहले चरण के रूप में उस भिन्न को वैसे का वैसे लिखने के पश्चात जो दूसरा चरण हमारा शुरू होता है उसमें हमें एलसीएम ज्ञात दोनों भिन्नों या जितनी भी भिन्नें होती हैं उनके हरों का लासा या एलसीएम ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो भिन्नें थीं और उनके हर 10 और 8 थे, उनका एलसीएम हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब इसके पश्चात और हमने दूसरा स्टेप लिखने का तरीका भी सीख लिया या जान लिया। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या था? दूसरा स्टेप हमारा ये था कि पहली भिन्न हमको लिखनी है, पहली भिन्न हमको लिखनी है और साथ में दोनों भिन्नों के हरों का एलसीएम लिखना है। फिर धन का चिन्ह है, फिर दूसरी भिन्न, यहाँ पे देखिए पहली भिन्न गुणे दोनों भिन्नों के हरों का एलसीएम और फिर धन का चिन्ह, फिर दूसरी भिन्न और दोनों भिन्नों के हरों का एलसीएम और बटे में दोनों भिन्नों के हरों का एलसीएम, ये लिखना था। तो हमें पता है कि हमारी पहली भिन्न 3/10 है, तो इसलिए पहली भिन्न की जगह पे हम 3/10 लिख देते हैं और दोनों भिन्नों के हरों का एलसीएम, अभी एलसीएम 10,8 करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं, समझने के लिए लिखा गया है। और फिर धन की जगह पे धन आ गया। फिर दूसरी भिन्न हमारी 5/8 है, उसको ऐसे ही लिख दिया और दोनों भिन्नों के हरों का एलसीएम अर्थात 10 और 8 का एलसीएम और हर में भी यहाँ पर नीचे दोनों भिन्नों के हरों का एलसीएम अर्थात एलसीएम 10,8 हम लिखेंगे। अब जब हमने दोनों भिन्नों के हरों 10 और 8 का एलसीएम ज्ञात कर लिया है तो उसे ही आगे यहाँ पर इस तरह से लिख दिया गया है। 3/10 की जगह 3/10 हो गया, गुणे की जगह गुणा हो गया, एलसीएम 10,8 यानी 10 और 8 का एलसीएम 40 हमने ज्ञात किया था अभी, तो उसे लिख दिया गया है। फिर धन की जगह धन 5/8 जो दूसरी भिन्न थी उसको लिख दिया गया। फिर गुणे में एलसीएम 10 और 8 का जो कि 40 हमें पता चल गया है, तो हम यहाँ 40 लिख देते हैं और एलसीएम 10 और 8 का फिर बटे में भी हम लिख देते हैं जो कि 40 के बराबर है। अब यही स्टेप हमारा दूसरा स्टेप होता है और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है इसमें, और यही एक लिखने का तरीका है इस दूसरे स्टेप को जो इस विधि में अलग है अन्य विधियों से। तो इसे आपको अच्छी तरह से समझ लेना है और इसे यदि समझ लेते हैं तो भिन्नों के जोड़ में आपको कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर उसी स्टेप को यहाँ पर लिखा है, जो स्टेप यहाँ पर आपने देखा था, ये वाला स्टेप, ये स्टेप जो आपने देखा था ये वाला, इसी स्टेप को मैंने यहाँ पर लिखा है और उस लिखने के बाद 3/10 गुणे 40, 3/10 क्या है? पहली भिन्न है और 40 एलसीएम है, तो 3/10 गुणे 40 लिख दिया। फिर धन और 5/8 जो कि दूसरी भिन्न है उसको यहाँ पे लिखा और गुणे का चिन्ह लगाया और एलसीएम जो निकाला था 40 वो यहाँ पर लिख दिया गुणे में और बटे में भी फिर एलसीएम को लिख दिया। अब जो संख्याएं सरल हो सकती हैं उन्हें हमने सरल कर लिया। यहाँ पे देखिए हर में 10 था, यहाँ अंश में 40 था, तो 10 चौको 40, वही 4 यहाँ पर लिख दिया गया है। और यहाँ दूसरे पद में 8 हर में है और 8 का भाग इस अंश में जो 40 है उसमें जाता है, तो 8 पंचे 40, तो 5 आ जाता है, वही 5 यहाँ लिख दिया गया है। अब अगला स्टेप जो मैंने लिखा है वो 3 गुणे 4 के रूप में लिख दिया है, 5 गुणे 5 के रूप में लिख दिया है, लेकिन कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, आप सीधे गुणा कर सकते हैं और सीधे अगला स्टेप आप लिख सकते हैं। तो मैंने फिर भी एक स्टेप यहाँ बढ़ा दिया है समझने के लिए, अगर कोई नहीं समझ पाता तो ऐसे भी समझ सकता है। तो इस स्टेप को लिखना कोई आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैंने स्टेप 2A और 2B नाम दे दिया है कि यानी ये दोनों स्टेप एक ही चरण के हैं। तो ये आप चाहे तो दोनों लिखें चाहे तो ना लिखें। और ये अगला स्टेप हो जाता है 3 और 4 की जब यहाँ पे गुणा करते हैं या यहाँ पर आप सीधे गुणा करते हैं, आप देख रहे हैं 3 और 4 की यहाँ पर सीधे गुणा करेंगे तो सीधे 12 आ जाएगा और धन बीच में था तो धन आ जाएगा, और 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा और बटे में 40 जो एलसीएम है वो
हम पहले से ही लिखा हुआ है तो वही लिख देते हैं यहाँ पर। अब 12 अंश में जो 12 और 25 धन चिन्ह के साथ हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के पश्चात हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें 37/40 प्राप्त होता है। 37/40 प्राप्त होता है। यही दोनों भिन्नों का जोड़ है जो कि हमें ज्ञात करना था। और इस प्रकार मैं समझता हूँ आप ने देखा दो भिन्नों को कैसे हम जोड़ते हैं, इसी प्रकार से हम दो भिन्नों को घटाते भी हैं। तो आप इसके साथ ही दो से अधिक भिन्न यदि हों तो उन्हें भी इसी प्रकार जोड़ या घटा सकते हैं। और इस प्रकार मैं समझता हूँ कि अब आपको भिन्नों के जोड़ और घटाने से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कठिनाई नहीं आएगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपको परेशान करता है तो आप अवश्य पूछिएगा। धन्यवाद।